गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यश हुसैनी बीएससी फाइनल ईयर की फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर रहे थे द्विपरमाणुक रेखीय जालक में परिक्षेपण संबंध के बारे में, यानी डिस्पर्जन रिलेशन इन डाई एटॉमिक लीनियर लैटिसी के बारे में। और इस टॉपिक के हम 4 पार्ट पढ़ चुके हैं। आज 5th पार्ट है हमारे पास और लास्ट पार्ट है। ये जो डिस्पर्जन रिलेशन पढ़ा था हमने द्विपरमाणुक में, डाई एटॉमिक में, आज हम उसी में ही देखते हैं कंपनों के आयाम यानी एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। इसके लिए देखो आप समझना, द्विपरमाणुक में हमारे पास 2 तरीके के एटम होते हैं, परमाणु होते हैं। एक तो होता है M1 द्रव्यमान का है, M1 मास का, दूसरा होता है M2 का, फिर M1 का, और दूसरा किसका, M2 का। अब देखो इनके बीच की डिस्टेंस क्या थी, हमारे पास A थी, ये भी क्लियर है हमारे पास। अब क्या होता है, इसके बीच की डिस्टेंस भी, इसके बीच की डिस्टेंस भी, इसमें वाइब्रेशन होते हैं। अब ये देखो एक हो सकता है Na, दूसरा Cl, NaCl, तो ये द्विपरमाणु हो गया ना, 2 परमाणु हो गए, 2 एटम हो गए, एक Na का और एक Cl का। अब इसमें वाइब्रेशन देखते हैं, इसमें कौन सा फोर्स होता है इनके बीच में, प्रत्यास्थ इलास्टिक फोर्स होता है। हम क्या करते हैं, जैसे स्प्रिंग को ऐसे खींचकर क्या करते हैं, छोड़ते हैं, तो वो क्या करती है, वाइब्रेशन करती है, कंपन करती है। सेम कंपन, जो सेम वाइब्रेशन होते हैं वो किस में होते हैं, इस डाई एटॉमिक में होते हैं, द्विपरमाणुक में होते हैं। अब होगा क्या कि जब ये एटम ऐसे कंपन करेगा, वाइब्रेशन करेंगे ये एटम, ठीक है, तो ये विस्थापित होंगे या नहीं होंगे। हमने ये माना था कि जो M1 है ये विस्थापित हो रहा था, डिस्प्लेस हो रहा था U2n+1, और M2 जो विस्थापित हो रहा था वो U2n हो रहा था, ठीक है। और इनके लिए हमने इक्वेशन भी लिखी थी, इनका विस्थापन कितना होता है, डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, इसके लिए हमने इसका सॉल्यूशन बताया था, A × e⁻i ω1t 2n+1 × क्या, Ka। और दूसरे इस M2 का माना था U2n = B × e⁻i ω2t - 2n Ka। ये इनका क्या हो गया, विस्थापन हो गया। क्लियर है। इसके बाद देखो हम यहाँ पर आज देख रहे हैं कंपनों के आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। तो देखो एम्पलीट्यूड क्या होता है, आयाम क्या होता है, ये जो वाइब्रेशन हो रहे थे हमारे पास, ठीक है, इनका जो विस्थापन था वो ये था अधिकतम विस्थापन, ठीक है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है, आयाम कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है, ठीक है। तो देखो ये जो A और B है ना, ये इसके क्या कहलाते हैं, एम्पलीट्यूड कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, आयाम कहलाते हैं, ठीक है। जैसे ये एटम है, अधिकतम कितना विस्थापित हुआ, वो क्या है, आयाम है। जैसे आपने ये तरंग पढ़ी थी, ये वाली वेव पढ़ी थी, ये वाली, इसका इक्वेशन समीकरण हम कैसे लिखते हैं, A sin ω t। अब A क्या होता था, A होती थी इसकी क्या, मैक्सिमम वैल्यू होती थी, जिसे हम आयाम बोलते थे, एम्पलीट्यूड बोलते थे। यहाँ E की पावर में एक कॉफिशेंट जो है ना, ये जो गुणांक है, ये क्या कहलाते हैं, हमारे पास आयाम कहलाते हैं, एम्पलीट्यूड कहलाते हैं, ठीक है। तो ये ही A और B के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसके लिए हम कौन सी कंडीशन पढ़ते हैं, ω1 = ω2 ω, यानी कि हम बात करते हैं, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो देखना, इक्वेशन 12 की, समीकरण कौन सी, 12 की। समीकरण 12 में लिख देता हूँ, क्या आई थी, A × e⁻i ω2t, जब ω1 किसके इक्वल हो, ω2 के इक्वल हो, -2n+1 × क्या, Ka अपॉन B × e⁻i ω2t - 2n Ka लिख सकते हैं हम, किसके बराबर आया था ये, बीटा × e⁻ -2 iota Ka + 1 अपॉन
टू बीटा माइनस m1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके बाद आया था टू बीटा माइनस m2 इंटू ओमेगा स्क्वायर, टू बीटा माइनस m2 इंटू ओमेगा स्क्वायर अपॉन बीटा इंटू ई की पावर 2 आयोटा के ए प्लस 1k। ठीक है, तो ये कौन सी इक्वेशन है हमारे पास? इक्वेशन नंबर 12 है। अब इस इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं और एम्पलीट्यूड और आयाम देखते हैं हम। देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको हम। यहाँ देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a इंटू ई की पावर में प्लस और माइनस में अलग अलग ई की पावर बना लो, a इंटू ई की पावर आयोटा ओमेगा टी, और ई की पावर ये माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, आयोटा है आयोटा 2n के a, और ई की पावर ये माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, ई की पावर माइनस आयोटा के a अपॉन b इंटू ई की पावर आयोटा ओमेगा। देखो ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा, तो इसको भी हम ओमेगा लिख सकते हैं, सारी जगह ओमेगा ही होगा ना। तो ई की पावर आयोटा ओमेगा टी, और इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे ई की पावर में, अब ये वाला लिख सकते हैं आयोटा 2n के ए इज इक्वल टू बीटा इंटू ई की पावर माइनस 2 आयोटा के ए प्लस 1 अपॉन 2 बीटा माइनस m1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बीटा माइनस m2 इंटू ओमेगा स्क्वायर अपॉन बीटा इंटू ई की पावर 2 आयोटा के ए प्लस 1k। ठीक है, अब देखो इतना बनाने के बाद ई की पावर माइनस 2 आयोटा एन के से ई की पावर माइनस 2 आयोटा एन के कैंसिल हो गया, ई की पावर आयोटा ओमेगा टी से ई की पावर आयोटा ओमेगा टी कैंसिल हो गया। ऐसा करके हमारे पास क्या बनेगा? देखो a अपॉन b। ठीक है, आयाम है ये, एम्पलीट्यूड है, इनका रेशियो बन रहा है। अब देखो ऊपर है ई की पावर माइनस आयोटा के, तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं बीटा इंटू ई की पावर माइनस 2 आयोटा के ए प्लस 1 और 2 बीटा माइनस m1 इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब ई की पावर माइनस आयोटा के इधर गया नीचे इसके, है ना, डिनोमिनेटर में गया, हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, तो ये नेगेटिव का क्या होगा? पॉजिटिव। क्या लिख देंगे हम? ई की पावर आयोटा के ए लिख देंगे। ऐसे ही ये टर्म है हमारे पास, ये लिखते हैं 2 बीटा माइनस m2 इंटू ओमेगा स्क्वायर अपॉन बीटा इंटू ई की पावर 2 आयोटा के ए प्लस 1, और ये ई की पावर माइनस आयोटा के ए नीचे ही डिनोमिनेटर में ही रखते हैं हम, ई की पावर माइनस आयोटा के ए। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो इसको हम सोल्व करते हैं, a अपॉन बी इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा के को अंदर ले जाते हैं, क्या बनेगा? देखो बीटा इंटू ई की पावर माइनस 2 आयोटा के और ई की पावर आयोटा के ए, तो ये 2 में से 1 गया तो 1 बचेगी, कैसी? माइनस की, ई की पावर माइनस आयोटा के, और 1 से मल्टीप्लाई होगा ई की पावर आयोटा के ए अपॉन 2 बीटा माइनस m1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये है हमारे पास न्यूमरेटर में 2 बीटा m2 इंटू ओमेगा स्क्वायर अपॉन बीटा ई की पावर माइनस आयोटा के को हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये 2 है माइनस का 1 है, तो ये बनेगा ई की पावर आयोटा के ए प्लस इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ई की पावर माइनस आयोटा के ए बन जाएगा। ठीक है, ऐसा करके हम इसे लिख सकते हैं। देखो a अपॉन बी इज इक्वल टू बीटा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ई की पावर माइनस आयोटा के ए प्लस ई की पावर आयोटा के ए, इसमें 2 से तो डिवाइड करते हैं और 2 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई, और नीचे बन रहा है हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 बीटा m1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू, सेम प्रोसेस इधर करते हैं, 2 बीटा m2 इंटू ओमेगा स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई किया ई की पावर आयोटा के ए प्लस ई की पावर माइनस आयोटा के ए, 2 से तो डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा इसलिए किया हमने क्योंकि यहाँ से हमें एक फॉर्मूला मिल रहा है, क्या? cos के a इज इक्वल टू होता है
ई की पावर आयोटा के ए प्लस ई की पावर माइनस आयोटा के ए अपॉन 2k। ठीक है, कॉस के इज इक्वल टू क्या होता है, ई की पावर आयोटा के ए प्लस ई की पावर माइनस आयोटा के अपॉन 2। तो क्या बन रहा है हमारे पास, रेशियो ए अपॉन बी इज इक्वल टू बन जाएगा क्या, 2 बीटा और इसको रिप्लेस करते हैं कॉस के ए अपॉन 2 बीटा माइनस m1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बीटा माइनस m2 इंटू ओमेगा स्क्वायर अपॉन, और ये है 2 बीटा कॉस के ए के क्या आ गया हमारे पास, इक्वल आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, एक रिलेशन बन गया। ये हमारे पास बना या नहीं बना, बन गया ना, किसमें, a अपॉन b में। यानी कि ये एम्पलीट्यूड का क्या है, रेशियो है, आयाम का क्या बन गया हमारे पास, अनुपात बन जाता है। ठीक है, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं क्या, कि a अपॉन b इज इक्वल टू 2 बीटा कॉस के ए अपॉन 2 बीटा माइनस m1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बीटा माइनस m2 इंटू ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 बीटा कॉस के ए। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है भाई, a अपॉन बी हमारे पास आ गया। ये क्या है, आयाम का अनुपात है, m1 द्रव्यमान वाले एटम का, परमाणु का, और m2 द्रव्यमान वाले एटम का और परमाणु का। अब देखो इसमें फर्स्ट कंडीशन लगा रहा हूं मैं क्या, कि जब k की वैल्यू कितनी हो, 0 हो। जब k की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ से देखो cos के a की वैल्यू क्या होगी, 0 रखोगे तो cos 0 बनेगा, cos 0 की वैल्यू 1, cos 0 की वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास, 1 बनेगी। तो a अपॉन बी इज इक्वल टू क्या बनेगा, 2 बीटा अपॉन 2 बीटा माइनस m1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बीटा माइनस m2 इंटू ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 बीटा के इक्वल बन रहा है हमारे पास। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर ये जो हम डायटोमिक पढ़ रहे थे, द्विपरमाणु पढ़ रहे थे, इसमें हमने 2 ब्रांचेस की बात करी थी, 2 शाखाओं की बात करी थी। एक तो बात करी थी हमने किसकी, प्रकाशिक शाखा की, यानी कि ऑप्टिकल ब्रांच की। ठीक है, किसकी, प्रकाशिक शाखा की। और जब हम प्रकाशिक शाखा की बात कर रहे थे तो हम यहाँ मान रहे हैं ओमेगा जो होता है वो ओमेगा प्लस होता था। ठीक है, ओमेगा की कितनी वैल्यू प्राप्त होती थी, ओमेगा है ना, ओमेगा की कितनी वैल्यूज मिली थी, 2। एक तो थी हमारे पास ओमेगा प्लस और दूसरा ओमेगा माइनस। ओमेगा प्लस जो थी ना हमारे पास वो प्रकाशिक शाखा को रिप्रेजेंट कर रही थी, और ओमेगा माइनस जो थी ना वो हमारे पास ध्वनि शाखा को व्यक्त कर रही थी, एक्वास्टिक ब्रांचेस को व्यक्त कर रही थी। तो प्रकाशिक शाखा यानी कि ऑप्टिकल ब्रांच यानी ओमेगा प्लस। ओमेगा की वैल्यू किसके इक्वल हो, ओमेगा प्लस के। तो इसकी जो वैल्यू आई थी ना हमारे पास वो हमने फाइंड आउट करी थी 2 बीटा m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2 के, 2 बीटा m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2 के। तो इसमें रखते हैं देखो a अपॉन बी इज इक्वल टू, ठीक है, तो इसमें हम रखते हैं कोई सा भी एक पद ले सकते हैं। हम ये वाला ले लेते हैं सोल्व करने के लिए, देखो ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं ना। तो ये देखो 2 बीटा माइनस m2 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू ये है 2 बीटा m1 प्लस m2 अपॉन क्या बन रहा है, m1 m2 बन रहा है। ठीक है, ओमेगा की जगह ये रख दिया हमने। कौन सी ब्रांच देख रहे हैं, जब प्रकाशिक शाखा ऑप्टिकल ब्रांच देख रहे हैं। और अपॉन में क्या है 2 बीटा
m1 से क्या कैंसिल हो गया, सॉरी m2 से क्या कैंसिल हो गया, m2। तो a अपॉन बी इज इक्वल टू कॉमन क्या आ रहा है, 2 बीटा कॉमन आ रहा है, 1 माइनस m1 प्लस m2 अपॉन क्या बन रहा है, m1 अपॉन क्या 2 बीटा से 2 बीटा कैंसिल, तो a अपॉन बी इज इक्वल टू, ठीक है, कितने के आएगा, देखो एलसीएम लिया मैंने m1, तो यहाँ आया m1 माइनस m1 और साइन चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा माइनस m2, m1 से m1 कैंसिल हो जाएगा, तो a अपॉन बी इज इक्वल टू मिलता है माइनस m2 अपॉन m1 के इक्वल मिलता है भाई। यानी कि a अपॉन बी का, यानी ये जो अनुपात होता है, ठीक है, आयाम का जो अनुपात होता है ना इस कंडीशन में प्रकाशिक शाखा में, वो माइनस m2 अपॉन m1 होता है, ठीक है, किसके इक्वल होता है, माइनस m2 अपॉन m1 के इक्वल होता है। अगर हम बात करते हैं किसकी, ध्वनिक शाखा की, किसकी बात करते हैं, ध्वनिक शाखा की, यानी कि एक्वास्टिक ब्रांच की बात करते हैं। ध्वनिक शाखा में क्या होता है, ओमेगा की वैल्यू दूसरी कौन सी है, ओमेगा माइनस, जो कि हमारे पास किसके इक्वल आई थी, 0 के इक्वल आई थी, ठीक है, किसके इक्वल आई थी, 0 के इक्वल आई थी। और जब 0 के इक्वल आई थी ना, तो हमारे पास यहाँ पर हम वैल्यू रख लेते हैं, देखो a अपॉन बी इज इक्वल टू क्या आएगा, a अपॉन बी इज इक्वल टू ओमेगा 0 रख दो, ये 0 हो जाएगा, यहाँ रख दो 0, ये भी 0 हो जाएगा, 2 बीटा अपॉन 2 बीटा, यानी कि कितना आएगा, 1 आएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू क्या, b। यानी कि इससे क्या पता लग रहा है कि ध्वनिक शाखा में जब k की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो उस कंडीशन में हमारे पास दोनों जो एटम्स होते हैं, परमाणु जो होते हैं, ठीक है, जालक में, उनमें जो आयाम होते हैं, कंपन होते हैं, वो क्या होते हैं, समान होते हैं। कंपनों के आयाम या एम्पलीट्यूड क्या होते हैं, समान होते हैं। और इसमें क्या होता है, माइनस चिन्ह क्या बता रहा है, विपरीत होते हैं, ठीक है। ध्वनिक शाखा में दोनों कण एक ही दिशा में समान आयाम से कंपन करते हैं, a बराबर b, a बराबर b आ रहा है ना। ध्वनिक शाखा में, एक्वास्टिक ब्रांच में, शाखा में दोनों कण, ठीक है, m1 और m2 वाले समान आयाम से, ठीक है, दोनों कण समान आयाम से एक ही दिशा में कंपन करते हैं, एक ही दिशा में क्या करते हैं, कंपन करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं। अगर हम एक्वास्टिक ब्रांच की बात कर रहे हैं ध्वनिक, तो m1 और m2 ऐसे कंपन कर रहे हैं, ये ऐसे इस तरीके से। लेकिन यदि हमारे पास प्रकाशिक शाखा होगी तो नेगेटिव क्या बता रहा है कि प्रकाशिक शाखा में यानी ऑप्टिकल ब्रांच में जो दोनों कण होते हैं, दोनों कण जो होते हैं वो विपरीत दिशा में कंपन करते हैं, विपरीत दिशा में क्या करते हैं, कंपन करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं। जैसे एक m1 है, एक m2 है, m1 इधर गया, m2 इधर गया, ठीक है। ऐसे सेम तो ऐसे होता है जैसे स्प्रिंग होती है ना, इधर दोनों गए फिर दोनों इधर आए। विपरीत क्या होंगे हमारे पास, अपोजिट क्या होगा, एक इधर गया एक इधर, इस तरीके से इनमें वाइब्रेशन होने लग जाते हैं। क्लियर है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, आयाम आ गए कंपनों के। एक सेकेंड कंडीशन और लगा सकते हैं हम इसमें, उससे क्या रिजल्ट निकल के आता है, देखो डेरिवेशन है, पूछ लेता है आपको एक लाइन लिख के कि ऐसा होगा तो क्या होगा ना। सेकंड कंडीशन क्या है कि जब k की वैल्यू कितनी हो हमारे पास, प्लस माइनस पाई अपॉन 2a हो, ठीक है। तो इस कंडीशन में cos की वैल्यू क्या आएगी, देखो cos k की वैल्यू तो रख रहे हैं पाई अपॉन 2a इंटू a से a कैंसिल हो गया, यानी पाई बाई 2, और cos पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो इस कंडीशन में a अपॉन बी इज इक्वल टू, देखो यहाँ से देखेंगे तो 0 अपॉन ये 2 बीटा माइनस ओमेगा, तो ये तो बन जाएगा 0
a अपॉन बी इज इक्वल टू 0। और सेकेंड कंडीशन में क्या बनेगा, देखो a अपॉन बी इज इक्वल टू, जब आप इसमें रखोगे कोस के की वैल्यू 0, तो किसी संख्या में जब 0 का डिवाइड करते हैं तो वो क्या आता है, इन्फिनिटिव, यानी कि 2 मान पता लग रहे हैं। जब k की वैल्यू प्लस माइनस पाई अपॉन 2a होता है तो उस स्थिति में a अपॉन बी इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, और a अपॉन बी इज इक्वल टू क्या आ रहा है, इन्फिनिटिव भी आ रहा है या नहीं आ रहा। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, इस कंडीशन में b यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो b जो है वो 0 नहीं है, फिर 0 क्या है, a इज इक्वल टू क्या है, 0 है। यही तो हुआ ना, देखो b यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर b 0 से मल्टीप्लाई हो गया, b 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो किसकी वैल्यू मिलेगी, a इज इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू 0 थोड़ी ना आई है। इसमें देखो आप a अपॉन बी इज इक्वल टू इन्फिनिटिव को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 0। अब देखो 0 a से मल्टीप्लाई हो रहा है तो किसकी वैल्यू मिल रही है, b 1 से हो रहा है, 0 a से, b की वैल्यू 0, क्या a 0 है यहाँ पर, a इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे ये कंडीशन बन रही है। समझना इन कंडीशनों को, a अपॉन बी इज इक्वल टू 0, a क्या है, आयाम है, a क्या है, m1 वाला जो द्रव्यमान वाला जो एटम है, मास वाला जो परमाणु है उसका, और b किसका आयाम है, एम्पलीट्यूड है, जो m2 द्रव्यमान वाला परमाणु है, मास वाला एटम है, ठीक है, उसका एम्पलीट्यूड है, आयाम है। अब a अपॉन बी इज इक्वल टू 0 निकल के आ गया, तो देखो b जो है वो 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 थोड़ी ना है। जब b 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो a की वैल्यू 0 आ रही है, तो b 0 नहीं है, ध्यान रखना b 0 नहीं है। यहाँ देखो a अपॉन बी इज इक्वल टू 1 अपॉन 0, ठीक है, तो यहाँ b इधर आ गया, 1 हो गया, a 0 से मल्टीप्लाई हो गया, तो a की वैल्यू 0 नहीं है, ये तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो रहा है, किसकी वैल्यू मिल रही है, b की वैल्यू। तो इसमें हमें क्या पता लग रहा है कि पाई अपॉन 2a वाली कंडीशन पर जब k की वैल्यू क्या होगी, पाई अपॉन 2 होगी, उस कंडीशन में एक परमाणु का आयाम तो 0 होता है, लेकिन दूसरे परमाणु का आयाम 0 नहीं होता है, ठीक है। एक परमाणु का आयाम 0 होता है, दूसरे परमाणु का आयाम 0 नहीं होता है। यदि हमारे पास m2 द्रव्यमान वाला कण जो है, परमाणु जो है वो कंपन कर रहा है तो m1 वाला नहीं करेगा। ऐसे ही b इज इक्वल टू 0 आ रहा है, a इज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, यानी पाई अपॉन 2a पर एक का तो क्या होगा, हमारे पास आयाम होगा, और दूसरे का क्या निकल के आता है, 0, यानी अधिकतम विस्थापन केवल एक का ही होता है एक बार में। तो ये हमने क्या फाइंड आउट कर लिए, डिस्पर्जन रिलेशन में डायएटॉमिक लीनियर लैटिसी में, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसमें ध्वनिक शाखा तथा प्रकाशिक शाखाओं में डिफरेंस के बारे में, क्या डिफरेंस होता है हमारे पास, ठीक है, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो किसके बारे में, ध्वनिक शाखा तथा प्रकाशिक शाखा में अंतर, ठीक है। ध्वनिक शाखा एक्वास्टिक ब्रांच और प्रकाशिक शाखा यानी कि ऑप्टिकल ब्रांच, इनमें हम क्या देख रहे हैं, डिफरेंस देख रहे हैं, क्या क्या डिफरेंस होते हैं, ठीक है। तो हम कॉलम बना लेते हैं, एक साइड तो हम लिखते हैं क्या, ध्वनिक शाखा यानी कि एक्वास्टिक ब्रांच, और दूसरी तरफ हम लिखते हैं प्रकाशिक शाखा यानी कि ऑप्टिकल
ब्रांच। तो देखो इसमें फर्स्ट डिफरेंस क्या है दोनों में कि ये जो ध्वनिक शाखा होती है ना, इस प्रकार के जो कंपन होते हैं वो ध्वनि तरंगों के आपतन द्वारा उत्तेजित किए जा सकते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा था क्रिस्टल लैटिसी यानी कि क्रिस्टल जालक, अगर हम उसमें ध्वनि तरंगों को आपतित करा दें तो ये जो हमारे पास एटम्स होते हैं, परमाणु होते हैं, ये कंपन करते हैं और जो आवृत्ति होती है ना, उनकी जो आवृत्ति होती है वो ओमेगा माइनस होती है। अभी दो बताई ना, ओमेगा प्लस और ओमेगा माइनस। ओमेगा माइनस आवृत्ति से वो क्या करते हैं, कंपन करते हैं। किससे करते हैं, ओमेगा माइनस आवृत्ति से कंपन करते हैं। ठीक है, तो ये किसकी बात करते हैं हम, ध्वनिक शाखा में। तो देखो इस प्रकार के कंपन ध्वनिक शाखा कब आती है, इस प्रकार के कंपन यानी कि वाइब्रेशन, ध्वनि तरंगे यानी कि साउंड वेव, ध्वनि तरंगों के आपतन द्वारा इंसिडेंट कराते हैं क्रिस्टल जालक पर। जब हम आपतन द्वारा उत्तेजित किए जा सकते हैं, यानी वाइब्रेशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम, ध्वनि तरंगों को क्या कराएंगे, आपतित, साउंड वेव को क्रिस्टल पर क्या कराएंगे, इंसिडेंट कराएंगे। ठीक है, जबकि उसमें प्रकाशिक शाखा में किसको, प्रकाश तरंगों को, यानी कि जैसे हमारे पास मान लो क्रिस्टल है, हमने क्या डाला उस पर, प्रकाश डाला, प्रकाश के कण आएंगे तो उससे वो क्या कर रहे हैं, कंपन कर रहे हैं। ठीक है, तो लिख देते हैं इस शाखा में यानी कि ऑप्टिकल ब्रांच में कंपन यानी वाइब्रेशन प्रकाश तरंगों के आपतन द्वारा उत्तेजित किए जा सकते हैं। ऐसे वाइब्रेशन हम क्रिस्टल में जनरेट कर सकते हैं। सेकंड बात क्या होती है, ये जो एक परमाणु जालक होता है ना, एक परमाणु जालक हम पढ़ चुके हैं, मोनो एटॉमिक लैटिसी। एक परमाणु जालक ध्वनि, एक परमाणु जालक जो होते हैं ना, वो ध्वनिक शाखा के अंतर्गत कंपन करते हैं। ध्यान रखना, जब हम मोनो एटॉमिक की बात कर रहे थे ना, जब हम किसकी बात कर रहे थे, मोनो एटॉमिक की बात कर रहे थे, एक परमाणु रेखीय जालक की बात कर रहे थे, तो उसमें किसकी बात करेंगे हम, ध्वनिक शाखा की, एकॉस्टिक वेव की बात करते हैं हम। ठीक है, क्योंकि उसमें हम किसकी बात करते हैं, फोनोनों की बात करते हैं। फोनोन ध्वनि से रिलेटेड होता है, साउंड से रिलेटेड होता है। ठीक है, जबकि अगर हम बात करें किसकी, प्रकाशिक शाखा की, तो इसमें क्या होता है, जब हम द्विपरमाणुक जालक की बात करते हैं, द्विपरमाणुक जालक, ठीक है, ये किस तरीके से कंपन कर सकते हैं, इनमें ध्वनिक तथा प्रकाशिक। द्विपरमाणुक जालक ध्वनिक तथा प्रकाशिक दोनों शाखा के अंतर्गत क्या करते हैं, कंपन करते हैं। वाइब्रेशन इनमें किस तरीके से हो सकते हैं, एक तो हमारे पास एकॉस्टिक के कारण भी हो सकते हैं और एक ऑप्टिकल के कारण भी हो सकते हैं। तीसरा डिफरेंस क्या होता है, देखो इसमें ध्वनिक शाखा में जालक के परमाणु एक ही दिशा में कंपन करते हैं। ध्वनिक शाखा में जालक के परमाणु एक ही दिशा में क्या करते हैं, कंपन करते हैं। ठीक है, और जो प्रकाशिक शाखा होती है इसमें विपरीत दिशा में कंपन करते हैं, इसमें विपरीत दिशा में
कंपन करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में कंपन करते हैं। तो ये मैंने अभी अभी बताया था कि जो हम ध्वनिक शाखा पढ़ रहे थे उसमें a/b = 1, a = b होता है, दोनों के आयाम समान होते हैं। ठीक है, तो ये अगर इधर जा रहे हैं तो दोनों इधर जाएंगे, तो दोनों इधर, इस तरीके से समान कंपन होते हैं। ठीक है, जबकि हमारे पास इसमें आया था a/b = माइनस नेगेटिव चिन्ह आ रहा था m2/m1 के। ठीक है, प्रकाशिक यानी कि ऑप्टिकल ब्रांच में। इसका मतलब क्या है कि ये बहुत सारे एटम जुड़े हुए हैं, परमाणु m1 और m2। m1 इधर गया, m2 इस दिशा में गया, फिर m1 इधर आया, m2 इधर आया, तो ये ऐसे कंपन करते हैं विपरीत दिशा में, है ना। और समान दिशा में दोनों इधर गए, फिर दोनों इधर गए। ये कौन सी कंडीशन हो गई हमारे पास? थर्ड। फोर्थ डिफरेंस क्या होता है हमारे पास? ठीक है, जालक के परमाणुओं का कंपन आयाम यानी कि वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड समान होता है, यानी कि अभी अभी निकला a/b = 1, a b। a किसका आयाम है? m1 वाले का। b किसका आयाम है? m2 वाले का, परमाणु का, एटम का आयाम है, तो इक्वल होता है। ठीक है, जबकि इसमें अगर हम बात करें जालक के यानी लैटिसी के जो एटम्स होते हैं, परमाणुओं के कंपन आयाम, ठीक है, उनके द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। उनके द्रव्यमान यानी मास के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्योंकि इसमें अभी हमारे पास निकल के आया था a/b = -m2/m1। तो a कौन सा था हमारे पास? a m1 वाला कण था ना, उसका आयाम है, तो a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m1 और b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, b किसके आएगा? 1/m2 के। व्युत्क्रमानुपाती होते हैं द्रव्यमान के, ध्यान रखना। a m1 वाले कण के लिए था और b किसके लिए था? m2 वाले परमाणु के लिए था, एटम के लिए था ना। इसके बाद हम इसका तीसरा डिफरेंस, फिफ्थ डिफरेंस देखते हैं। देखो फिफ्थ क्या होगा ध्वनिक शाखा में। ठीक है, द्विपरमाणुक जालक में ओमेगा और के द्विपरमाणुक जालक में, ठीक है, डाया एटॉमिक लीनियर लैटिसी में द्विपरमाणुक जालक के ओमेगा और के आरेख में ओमेगा माइनस के संगत, यानी कि ओमेगा माइनस से जो रिलेटेड वक्र था, ठीक है, वो कौन सी शाखा थी? ध्वनिक शाखा कहलाती है। कौन सी शाखा कहलाती है? ध्वनिक शाखा कहलाती है। जबकि हमारे पास द्विपरमाणुक जालक में डायएटॉमिक लैटिसी में जालक के ओमेगा के आरेख में, यानी कि जो ग्राफ सा बनाया था हमने, ओमेगा प्लस के संगत जो वक्र होता है, ठीक है, वो क्या है? ओमेगा प्लस के संगत जो वक्र होता है वो प्रकाशिक शाखा कहलाती है, ऑप्टिकल ब्रांच कहलाती है। ठीक है, इसके बाद और भी अंतर देख सकते हैं हम। एक डिफरेंस हम कह सकते हैं इसमें कि ध्वनिक प्रसामान्य विधा में, ध्वनिक यानी कि जब ये तरीके के हो रहे हैं कंपन, प्रसामान्य विधा नॉर्मल मोड, प्रसामान्य विधा यानी नॉर्मल मोड, ठीक है, वही कंपनों की बात कर रहे हैं। विधा में ऊर्जा का क्वांटम, ऊर्जा कैसे संचरित होती है? ऊर्जा का क्वांटम क्या होता है ध्वनिक में? फोनोन होता है। ठीक है, जबकि इसमें क्या होता है? प्रकाशिक प्रसामान्य विधा में, प्रकाशिक प्रसामान्य विधा, प्रसामान्य मतलब नॉर्मल मोड जिसमें कंपन हो रहे हैं।
ऊर्जा का क्वांटा क्या होता है हमारे पास? फोटोन होता है। प्रकाश की जब भी बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं हम? फोटोन की बात करते हैं। इस तरीके से हम इसमें क्या देख सकते हैं? बेसिक डिफरेंस देख सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।